हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक, उसको हमने डायग्राम की हेल्प से अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया है। आई थिंक आपको अच्छे से वो समझ में भी आया होगा। और जिसमें हम लोगों ने कई पार्ट्स पढ़ा था, फ्यूनिकल्स पढ़ा था, हाइलम पढ़ा था, न्यूसेलस पढ़ा था, उसके बाद एम्ब्रियो शेक पढ़ा था, चलाजा पढ़ा था, माइक्रोपाइल पढ़ा था। सब हम लोगों ने उसको बेहतर तरीके से उसको हम लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो कल हम लोगों ने ओव्यूल पढ़ा था, बीजांड पढ़ा था, वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो ओव्यूल की प्रकार पढ़ेंगे, उनके जो भी टाइप्स हमको मिलेंगे, सब में क्या होगा, बस वही ओव्यूल की कंडीशन किस तरह से होगी उस पर वो डिपेंड करेगा। नाम तो उसको डिवाइड तो कई भागों में किया गया, लेकिन हर भाग में उसका केवल स्ट्रक्चर्स ही उसके लिए इम्पोर्टेंस देगा कि वो क्या, कभी उसकी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल रेडिकल होगी, मतलब एकदम सीधी होगी, कभी उसकी ओव्यूल जो है वो झुके हुए होंगे, कभी क्या होंगे, एक ऊर्ध्वाधर कंडीशन में होंगे, इस तरह से वो होंगे। जिसमें उनके इम्पोर्टेंट भाग कौन कौन से हमको ज़्यादा कैच करना है, आपका देखिएगा फ्यूनिकल्स है, चलाजा है और एम्ब्रियो है तथा माइक्रोपाइल है। ये चार ऐसे उनके भाग हैं जिसको हमको इस ओव्यूल के टाइप्स में केयर करना है कि क्या वो एक सीधी कंडीशन में है, या वो एक रेखा में नहीं पाई जा रही हैं, या उनकी एम्ब्रियो की वजह से उनकी कंडीशन में परिवर्तन है। इन सभी चीज़ों को हम अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि फ्यूनिकल्स, चलाजा तथा माइक्रोपाइल की स्थिति के आधार पर, किसके किसके, फ्यूनिकल मतलब बीजांड ग्रेन, चलाजा मतलब निभाग, माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर जो बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 6 प्रकार हैं वो आपके सामने हमने लिख रखा है। कौन कौन है? आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिटोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और सर्सिलोट्रोपस। ये आपके 6 प्रकार हैं। अब हम इन्हीं सबका एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत अगर स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम समझें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि आर्थोट्रोपस होता क्या है। स्ट्रक्चर आपका आर्थोट्रोपस का हमने बना रखा है। ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारे आर्थोट्रोपस के हैं। स्पेस ना होने की वजह से बस हमने 2 स्ट्रक्चर्स अभी आपको बनाया है, बाद में हम इसको रफ करके एक एक स्ट्रक्चर आपको समझाते चलेंगे। अगर आपको ये क्लियर दिख रहा हो तो अभी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या फिर जहां आपको पूरी तरह से ये क्लियर दिखेगा वहीं आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक। नोट्स बनाने के लिए आपका ये हेल्प कर देगा, ठीक है ना। अभी आप जान लिए कि जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं उनमें हमको किसको ज़्यादा केयर करना है कि कौन कौन से भाग, तो फ्यूनिकल्स को, चलाजा, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो, इतने भागों को हमको पूरी तरह से ध्यान में रख करके इनकी स्टडी करनी है, ठीक है। आर्थोपाइल क्या होते हैं? इनके जो बीजांड होते हैं, इनके जो बीजांड होंगे वो बिल्कुल सीधी अवस्था में होंगे, बिल्कुल सीधी अवस्था में होंगे। इसके अंदर जो उपस्थित बीजांड वृत्त होंगे मतलब फ्यूनिकल होंगे, बीजांड द्वार होंगे, माइक्रोपाइल जिसको हम बोलेंगे, और एम्ब्रियो होंगे, फ्रूटकोस होंगे। तो वो ये आपका फ्रूटकोस है जो होंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित देखेंगे कि जो इनके अंदर बीजांड वृत्त, बीजांड द्वार और फ्रूटकोस है वो एक सीधी रेखा में स्थित होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ये माइक्रोपाइल है, देख रहे हैं माइक्रोपाइल यहाँ उपस्थित है, ये एम्ब्रियो हो गया और ये आपके फ्यूनिकल्स और चलाजा हो गया। ये सभी एक सीधी अवस्था में आपको दिख रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या किसकी होती है? आर्थोट्रोपस की होती है। ये कंडीशन आपकी आर्थोट्रोपस की होती है, ठीक है।
तो आपका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इस प्रकार के बीजांड किसमें पाए जाते हैं। पान में, काली मिर्च में और कॉलीगोनम में। इसमें पान का अगर बीजांड हम देखेंगे तो उनमें भी आर्थ्रोट्रोपस टाइप का बीजांड मिलेगा। काली मिर्च अगर देखेंगे तो उनके बीजांड भी आर्थ्रोट्रोपस टाइप के होंगे और कॉलीगोनम के अगर बीज देखेंगे तो उनमें उनके भी बीजांड क्या होंगे, आर्थ्रोट्रोपस टाइप के बीजांड उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आया? स्ट्रक्चर आपका ये रहा। आपको दिख रहा होगा कि माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो और अंडे निभाग तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हैं। इस वजह से ये आर्थ्रोट्रोपस टाइप के बीजांड होते हैं। 1 मिनट। सेकेंड आपका है एनाट्रोपस। सेकेंड हेडिंग आपकी क्या है, एनाट्रोपस। अब ये एनाट्रोपस क्या होते हैं, आप आर्थ्रोट्रोपस देख लिए। अब एनाट्रोपस में क्या होंगे कि इनके जो बीजांड हैं, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर्स, तो इनके जो बीजांड हैं वो अधिक वृद्धि करने के कारण, मतलब इनके ये फ्यूनिक्यूल्स हैं तो बीजांड अधिक वृद्धि करने के कारण क्या होंगे, वो उल्टा हो जाते हैं। उल्टा हो जाएंगे तो उनके माइक्रोपाइल, देखिएगा माइक्रोपाइल अगर ये सीधा था तो ऊपर था ना, लेकिन उल्टा होने के कारण ये फ्यूनिकल्स के बिल्कुल करीब भी आ चुका है और ये माइक्रोपाइल क्या है, नीचे के फ्यूनिकल के पास स्थित हो गया है। आपको एकदम स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो फ्यूनिकल्स हैं, देखिएगा माइक्रोपाइल का तो ये स्पेस है और आपके फ्यूनिकल्स भी आपके यही पास में ही हैं। फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल का एक ही प्लेस हो गया, तो एक बिल्कुल करीब स्थित हो गए, जिसके कारण इनके देखिएगा। अब यहाँ भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा इनके चलाजा हो गए, चलाजा और इंद्रियो तथा माइक्रोपाइल एक सीधी अवस्था में पाए गए। ऐसा नहीं है कि ये इनसे क्यों आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनके भी एकदम सीधी अवस्था में और इनके भी सीधी अवस्था में क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए परिवर्तन क्या हुआ, इनके बीजांड में जो है इतनी ज्यादा मतलब वृद्धि हो जाती है कि ये पूरी तरह से उल्टे हो जाते हैं, ऊपर से पूरी तरह से क्या होते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार की संरचना हम किसमें देखते हैं, इस प्रकार के बीजांड हम किसमें देखते हैं, चना में, सेम में और मटर में। चना, सेम और मटर का अगर हम संरचना देखेंगे तो हमें एनाट्रोपस टाइप के बीजांड इसमें दिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के अगर बीजांड में हम देखेंगे तो फ्यूनिकल में अधिक वृद्धि होने के कारण जो है वो उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं हेमीट्रोपस। ये हेमीट्रोपस क्या होता है, इसके बीजांड किस प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो बीजांड होते हैं, एक मिनट स्ट्रक्चर्स की मदद से अगर हम आपको समझाएंगे। देखिएगा हेमीट्रोपस जो होते हैं वो आपकी आर्थ्रोट्रोपस तथा एनाट्रोपस के बीच का कंडीशन होता है। अब कहने का तात्पर्य क्या होगा कि आर्थ्रोट्रोपस में क्या है, बिल्कुल सीधा है, इनकी स्ट्रक्चर एकदम सीधी आपको दिख रही होगी। और एनाट्रोपस में क्या हुआ कि इनके बीजांड ही क्या हो गए, ये जो है बिल्कुल फ्यूनिकल्स के करीब आ गए, बीजांड उल्टा होकर के फ्यूनिकल के करीब। अब ये पूरी तरह से सीधा था और ये इनकी माइक्रोपाइल वगैरह क्या हुई, विपरीत दिशा में चली गई, किसके, आर्थ्रोट्रोपस की अवस्था के। तो इन दोनों के अवस्था के बीच की जो कंडीशन होंगी वो हेमीट्रोपस की होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ देख लीजिएगा स्ट्रक्चर्स, ठीक, ये आपके हैं डायग्राम, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है ना,
डायग्राम में आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका डायग्राम अच्छे से तैयार रहा तो आप पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो खुद। अब ये देखिएगा वो भी हो गया, सॉरी ये है वीडियो उपस्थित है, ठीक है ना, दिख गया। अब देखिएगा आपको कंडीशन समझ में आई, उसमें पूरी तरह से सीधी थे और यहाँ उल्टे हो गए और ये इनके बीच का है, ना तो सीधा है ना तो उल्टा है, बल्कि क्षैतिज अवस्था में है, ठीक है ना। तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देख लीजिएगा ये वाला भाग इनका क्या हो जाएगा, चलाजा हो जाएगा। हमेशा चलाजा कहाँ होगा, माइक्रोपाइल की विपरीत दिशा में, ठीक। तो ये इनका चलाजा हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक। और ये देखिएगा एम्ब्रियो आपके हैं, ये एम्ब्रियो हो गया और ये इनका क्या है, माइक्रोपाइल है। ये किसका हम डायग्राम बनाया, हेमिट्रोपस का, ये इनके माइक्रोपाइल हो गए, ठीक है। आपको क्या समझ में आया कि इनके जो बीजांड होते हैं उनका निर्माण आर्थोट्रोपस बीजांड के, किसके, आर्थोट्रोपस बीजांड के 90 डिग्री पर मुड़ने के कारण होता है। 90 अंश पे जब उनका आर्थोट्रोपस पूरी तरह से घूम जाएंगे उनके आर्थोट्रोपस के बीजांड, तो ये वाले स्ट्रक्चर हेमिट्रोपस की कहलाएगी। इसमें माइक्रोपाइल, निभाग, उसको चलाजा बोलते हैं, एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। दिख रहा होगा आपको, एक सीधी क्षैतिज रेखा में क्या है, ये व्यवस्थित है, स्थित होते हैं तथा इनके बीजांड वृत्त, इनके बीजांड वृत्त फ्यूनिकल्स क्या होते हैं, बीजांड के मध्य एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। देख लीजिए बना रहे हैं कि नहीं, यहाँ से ये सीधे आ गए 90 एंगल का कोण बनाए कि नहीं। तो वही कह रहा है कि इनके जो बीजांड वृत्त होते हैं वो बीजांड के मध्य एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार का बीजांड हम किसमें देखेंगे, रेननकुलस के पुष्पों में। रेननकुलस के पुष्प में इस प्रकार के बीजांड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं कि कंपाइलोट्रोपस क्या होता है, ठीक। कंपाइलोट्रोपस क्या होते हैं, इनके बीजांड क्या होते हैं। जैसा कि इनमें क्या होते हैं कि माइक्रोपाइल और चलाजा, माइक्रोपाइल और चलाजा जो होते हैं वो एक सीधी स्थिति में ना होने के कारण, सीधी अवस्था में ना पाए जाने के कारण ये कुछ मुड़ा हुआ है। इनके जो बीजांड होते हैं कुछ मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके निभाग, निभाग मतलब इनके जो चलाजा होते हैं और इनके बीजांड वृत्त, चलाजा और फ्यूनिकल क्या होते हैं, बिल्कुल करीब आ जाते हैं। तो अब हम उनका डायग्राम देख लेते हैं। इसी टाइप के डायग्राम उनके होंगे, बट क्या होंगे, कह रहा है ना कि वो थोड़े से क्या होते हैं, एक सीधी अवस्था में ना पाए जाने के कारण हल्का सा बीच में फोल्ड होते हैं, मुड़े हुए, धसे हुए पाए जाते हैं। तो हम अब उसकी भी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं।
अब देखिएगा इनकी इंद्रियों की कोई रेखा नहीं होती है, ये भी ऐसे थोड़े से हल्के से दबे हुए से होते हैं। ठीक, अब देखिएगा इनकी चलाजा यहाँ है और माइक्रोपाइल क्या है, नीचे की ओर धंसा हुआ है। यहाँ माइक्रोपाइल इनके हैं, यहाँ इनके फ्यूनिकल हैं, ये आपका चलाजा हो गया और यहाँ क्या है, इंद्रिय इनके हैं। तो क्या आपको एक सीधी रेखा में सब दिख रहा है? यहाँ से तो हम सीधे ऐसे न जाएंगे कि ऐसे पूरा जाएंगे, नहीं ना। तो इसलिए ये एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते। कौन? माइक्रोपाइल तथा चलाजा दोनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित न होने के कारण इस प्रकार के बीजाणु क्या होते हैं, कुछ मुड़े हुए होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है इनके बीजाणु द्वार तथा निभाग दोनों बीजाणु वृत्त के करीब आ जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि करीब आ गए। तो इस प्रकार का पौधा किसमें पाया जाता है? इस प्रकार के बीजाणु हम किसमें देखेंगे? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में हम इस प्रकार के बीजाणु देखेंगे, या फिर करील या वॉलफ्लावर में भी इस प्रकार के बीजाणु हमको आसानी से दिखते हैं। ठीक है, अब आपका आया एम्फीट्रॉपस, पांचवा पॉइंट। एम्फीट्रॉपस क्या होते हैं? कह रहा है कि बीजाणु में भ्रूण जो होते हैं वो न्यूशेलस के साथ साथ, किसके साथ साथ? न्यूशेलस बीजांडकाय के साथ साथ क्या होते हैं, एम्ब्रियो कोश में भी वक्रण आ जाता है। मतलब उनके जो न्यूशेलस जब उनके गोल गोल घूमते हैं तो उनके घुमाव के कारण ही क्या होते हैं, उनमें उपस्थित जो एम्ब्रियो शैक होता है उनमें भी वक्रता आ जाता है। इससे एम्ब्रियो शैक घोड़े के नाल के समान हो जाता है। जब वो घूम जाता है उसी के कारण क्या होते हैं, उसमें उपस्थित जो एम्ब्रियो शैक होता है, भ्रूणकोश होता है, उसमें भी क्या होता है कि घुमाव आ जाता है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगती है, उनके बीजांड कैसे दिखने लगते हैं, घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। ठीक है, अब उसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं कि देखिए उनका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है, आपका सेम एनाट्रोपस की तरह की स्ट्रक्चर उसकी होंगी, लेकिन उनके अंदर जो किसमें घुमाव आता है, देख लीजिएगा बीजांड में घुमाव नहीं बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि भ्रूणकोश में उनके न्यूशेलस जब घूमने लगते हैं उनके साथ साथ ही क्या होते हैं, भ्रूण भी घूमने लगते हैं। उनके भ्रूणकोश में क्या होता है, बदलाव आ जाता है जो घोड़े के नाल के समान दिखने लगता है। ठीक, तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी हमें दिखेगी, सेम आपका एनाट्रोपस की जो स्ट्रक्चर सभी हम लोग बनाए हैं सेम उसी के टाइप का वो दिखेगा। दिखा आपको? ये इस तरह से हो जाएंगे। अब देखिएगा इनके किसमें बदलाव कर रहा है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। जो उनका एम्ब्रियो शैक है उसमें परिवर्तन आएगा ना, तो उनकी एम्ब्रियो शैक यही तो है उनकी एम्ब्रियो शैक। अब इसमें क्या है, एम्ब्रियो आपके भ्रूण प्रेजेंट है। ठीक, इनमें आपका बदलाव आ गया। ये है आपका एनाट्रोपस की स्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तो बीजांड तो जो थे सीधे थे, फिर उसके बाद डायरेक्टली उल्टा हो गए, फिर आपको क्षैतिज अवस्था में दिखा, फिर उनके अंदर उपस्थित जो कंपाइलोट्रोपस चलाजा है उसमें जब एक सीधी रेखा में व्यवस्थित नहीं हुआ तो वो कैसे हो गए, घोड़े के नाक के समान दिखने लगे। और एम्फीट्रोपस कह रहा है कि इनके अंदर जब बदलाव कोई नहीं आया तो ही न्यूशेलस क्या हो गए, घूम घूम के गोल गोल जब घूमना शुरू कर दिए तो उनके साथ साथ भ्रूण भी क्या हुआ, बोलना शुरू कर दिया, वक्रण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो गया, बदलाव आ गया और कैसा दिखने लगा, घोड़े के नाल के समान। विद एग्जाम्पल ब्यूटोमोशी, ब्यूटोमेशी कुल के पौधे या सोलेनेशी का लीजिए। जनरली आप सोलेनेशी कुल का तो पौधा आसानी से देख लेते होंगे। सोलेनेशी कुल के पौधे में इस प्रकार के बीजांड हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा आपके चलाजा, अब यहाँ चलाजा सीधे अपनी कंडीशन में आ गया, चलाजा ऊपर चला गया, किसके विपरीत, माइक्रोपाइल के विपरीत। माइक्रोपाइल के विपरीत आपकी चलाजा हो गया, फ्यूनिकल आपके गिर रहे हैं,
एम्ब्रियो आपके ये रहे हैं। तो इस तरह से आपका सारा स्ट्रक्चर दिखने लगा। सेम अब आपको ये दिख गया ना कि ब्यूटोमेशी तथा सोलेनेशी फूल के पौधे में इस तरह की कंडीशन दिखने को मिलेगी। या फिर एग्जाम्पल में पोस्ट ले लीजिए और बुलबास के भी पौधे में बीजांड में इस प्रकार के ही बीजांड आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब लास्ट आपका एग्जाम्पल क्या बना, सर्सिलोट्रोपस। अब ये सर्सिलोट्रोपस टाइप का जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम डायरेक्टली ये कह लेते हैं कि इनके अंदर जो फ्यूनिकिल होते हैं, जो उनके बीजांड वृत्त होते हैं, वो इतने लंबे हो जाते हैं जिसके कारण उनके अंदर घुमाव आ जाता है, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से बीजांड को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, मतलब उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम देख लेते हैं। ये उनकी फ्यूनिकल्स इस तरह से हैं, ठीक। ये आपको दिख गया, ये उनके बीजांड हैं, ये चारों तरफ से घेरे हुए, इनका एक मोटा आवरण होता है, मतलब इस तरह से ये पूरी तरह से इनको क्या करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। और इसके अंदर देखिए एम्ब्रियो क्या होता है, आसानी से पल रहा होता है या तैयार होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। यही कह रहा है कि यह बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद, एक बार उल्टा हो गया था, एक बार उल्टा होने के बाद घूमकर पुनः सीधा हो जाता है। बीजांड सीधा तो आपको दिख रहा है ना, और जिनको चारों तरफ से फ्यूनिकल क्या किया है, घेरा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे इनके अंदर डेवलपमेंट फ्यूनिकल के अंदर होता गया, तो ये पूरी तरह से बढ़ गया, लंबे हो गए, जिसके कारण वो क्या किया, बीजांड वृत्त को ही घेरे हुए हैं। कह रहा है कि जब बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद घूमकर पुनः सीधा हो जाता है, तो इस प्रकार का फ्यूनिकल अत्यंत घुमावदार अथवा कुंडलित हो जाता है। सीधा होता है तो उनके फ्यूनिकल में भी ग्रोथ होता है ना, जिसके कारण वो क्या करते हैं, घुमावदार हो जाते हैं और कुंडलित हो जाते हैं। आगे चलकर बीजांड द्वार फिर से करा कि आगे चलकर पुनः वो जब एक नया स्टेप लेते हैं तो उसमें चल करके वो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल फिर से बीजांडासन से दूर चला जाता है। अब देखिए इनके माइक्रोपाइल क्या है, बीजांडासन मतलब बीजांड का जो आसन होता है, जहाँ से वो जुड़ा होता है, उनसे दूर हो जाता है। इस प्रकार का हम किसमें देखते हैं, इस प्रकार के बीजांड को हम नागफनी के पौधों में देखते हैं, या नागफनी के बीजों में हम इस प्रकार के बीजांड को अच्छे से देख सकते हैं, प्रैक्टिकल अच्छे से उसके अंदर हम कर सकते हैं। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेंसिस। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, जहाँ आपको क्वेश्चन फंसेंगे वहाँ आप उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेंसिस, ठीक है ना। वो वाला कंप्लीट हो गया, मतलब टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम लोगों ने पढ़ लिया आसानी से। अब हम देखते हैं मेगास्पोरोजेंसिस क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके सामने ये 4-5 स्ट्रक्चर्स हमने बना रखी है, इसमें हम खाली ये देखेंगे कि मेगास्पोरो गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे हो रहा है, किन सेल से मिलकर के गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे। जैसा कि कहने का तात्पर्य ये है कि ओव्यूल और एम्ब्रियोशय जो बीजांड होते हैं और भ्रूणकोश होते हैं, उनमें जब बदलाव होता है, परिवर्धन होता है, तो वो मेगास्पोरोजेंसिस कहलाती है। उनमें बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेंसिस कहते हैं, ठीक ना। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्या है, इसके अंदर एक सेल एम्ब्रियोशय का आपको दिख रहा है, जिसके अंदर मतलब ओव्यूल आपके क्या है, उपस्थित है, एम्ब्रियो उपस्थित है, ठीक ना। सबसे पहले हम इसको ही समझ लेते हैं, इनकी हेडिंग से पहले इसको हम अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद हेडिंग के माध्यम से भी हम अच्छे से आपको समझा देते हैं कि जो अभी बता दिया ना कि किसको किसके अंदर अगर बदलाव आ जाए तो वो गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कर देंगे।
ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक के, ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक के अंदर अगर परिवर्तन हो जाए तो वो किसका रूप ले लेते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस का रूप ले लेते हैं। कह रहा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस के समय गुरु बीजांड जब बनते हैं उस समय बीजांडकाय मतलब न्यूक्लियस एक अध स्तरीय मतलब हाइपोडर्मल सेल मतलब हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं। आकार में बड़े होकर उसके अंदर जितनी उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वो उनसे क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। और भिन्न होने के कारण वो सबसे डिफरेंट भी दिखने लगते हैं, अलग दिखने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्राथमिक प्रपंची कोशा कहते हैं। कह रहा है कि यह कोशा, कौन सी कोशा, आर्चिस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होते हैं, एक परत विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप वो 2 लेयर्स बना लेती है, 2 भागों में बंटना शुरू हो जाती है। कौन कौन से 2 भाग बनाती है, बाहरी भित्ति कोशा तथा भीतरी बीजाणुजनन कोशा। बाहरी भित्ति कोशा प्राइमरी पेराइटल सेल और भीतरी भित्ति कोशा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती है। ठीक है ना। कह रहा है कि जो प्राइमरी भित्ति कोशा है वो तो सिर्फ उसको सुरक्षा ही प्रदान करते रह जाती है, लेकिन उनके अंदर जो बीजाणुजनन कोशा, भीतरी जनन कोशा जो होती हैं वो क्या करती हैं, बीजाणुजनन कोशा, कह लो कि बीजाणुजनन जो कोशा होती हैं उनमें विभाजन नहीं होता है, और विभाजन नहीं होगा तो जिसके फलस्वरूप वो क्या करेंगी, एक मात्र कोशा की तरह मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती हैं, उनकी भांति वो वहाँ रहने लगती हैं। फिर क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल में मेयोसिस डिवीजन होता है और शुक्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर का निर्माण करती हैं, 4 अगुणित मेगास्पोर का वो निर्माण करती हैं। उन चारों बीजाणु जो होते हैं, चारों मेगास्पोर जो होंगे, क्या वो चारों के चारों डेवलप करेंगे, नहीं, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं, और उसमें एक गुरु बीजाणु जो होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, वही गुरु बीजाणु क्या करते हैं, आगे चल करके उसमें क्रियाशील कौन सा होता है, गुरु बीजाणु जो चलाजा की तरफ होता है, जो निभाग की ओर स्थित होते हैं मेगास्पोर, वो क्रियाशील होते हैं। आगे चल के वही क्रियाशील मेगास्पोर क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट में परिवर्तित हो जाता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देता है। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको कहाँ से देखना है कि जो हाइपोसेल होते हैं, हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं वो आकार में बड़े होकर के अन्य कोशिकाओं से क्या हो जा रहे हैं, भिन्न हो जा रहे हैं, डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो वो किसका रूप ले लेती है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। क्या बोलती है उसको, इसमें बड़ा बदलाव हुआ तो हाइपोडर्मल सेल में जब बदलाव हुआ तो वो एक बड़ी कोशिका मतलब अपने संरचना को विशाल बना लेती है, तो उसको नाम यहाँ दे दिया गया कि वो प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहलाई। ठीक है, अब इन्हीं प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में पुनर्विभाजन होगा, और कौन सा विभाजन होगा, एक परती विभाजन। एक परती विभाजन जब होगा तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ स्ट्रक्चर में कि 2 विभाजन में कौन कौन सा बना, प्राइमरी पेराइटल सेल जिसको हम बाहरी भित्ति कोशा के नाम से जानते हैं, और एक भीतरी बीजाणुजनन कोशा का निर्माण कर रही है। ठीक है ना, भीतरी बीजाणुजनन कोशा का निर्माण की। अब यहाँ इसका अस्तित्व तो पूरी तरह से खराब हो गया, मतलब इनके अंदर विकास ही नहीं हुआ, डेवलप ही नहीं हुआ, और ये अन्य कोशिकाओं की तरह ही रह गए। लेकिन इनके अंदर जो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था उसके अंदर विकास होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो अब ये आगे चल के क्या किया, ये तो सभी कोशिकाओं की भांति रह गए, लेकिन इनके अंदर जब बदलाव हुआ तो ये आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल की भांति रहने लगे। मतलब वहाँ एक मातृत्व, माताओं का जो अस्तित्व होता है, कार्य मतलब अपना कर्तव्य निभाने का, सेम उसी तरह से ये वहाँ व्यवहार करने लगे, इसलिए ये मेगास्पोर मदर सेल कहलाने लगे। और इनके अंदर आगे चल करके क्या हुआ, कुछ समय पश्चात मेयोसिस डिवीजन हुआ। इसके अंदर आगे चल के क्या हो गया,
meiosis डिवीजन जब हुआ तो फिर पुनः ये क्या किया कि 4 टेट्राड ऑफ मेगास्पोर का निर्माण किया। टेट्राड मेगास्पोर, इनके अंदर 4 मेगास्पोर का निर्माण हो गया और यही 4 मेगास्पोर आगे चल के 3 तो इनके अंदर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर के रूप में हो गए, लेकिन एक ही मेगास्पोर आपके फंक्शनल मेगास्पोर थे, वो भी किधर वाले, चलाजा की साइड वाले। ध्यान रखिएगा, चलाजा की साइड जो मेगास्पोर थे वही क्या हो गए, फंक्शनल क्रियाशील रह गए। लास्ट में वो क्या किए, एक्ट स्टेज में उन्होंने क्या किया कि एक एम्ब्रियो शेप के रूप में कन्वर्ट हो गए, एम्ब्रियो शेप के रूप में, और उसमें सारे विचार क्या थे, स्वतंत्र अवस्था में पड़ गए। मतलब ये लास्ट स्टेज में मेगा गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में कार्य करने लगे या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किए। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जितना भी डायग्राम आपको पढ़ाया जा रहा है सभी डायग्राम अच्छे से आप बनाइएगा, और हाँ डायग्राम का नेमिंग आप जरूर करिएगा, और आप इनका अच्छे से तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी कंपल्सरी है, मतलब होना तो है ही, बस 1 मंथ 2 मंथ मतलब 1 या 2 मंथ इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो होना है, इसलिए आप बेहतर तैयारी में लगे रहिए। और हाँ, बायो में जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपका डायग्राम पूरी तरह से कम्प्लीटली तैयार रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उन्हीं डायग्राम के हेल्प से अगर कहीं भी भूलेंगे तो उनकी मदद से आप आसानी से आगे क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे। आपको मतलब एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका डायग्राम तैयार रहेगा। डायग्राम की मदद से आप पूरे का मतलब विस्तृत डिफिनीशन दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप क्वेश्चन तो पूछ लिया करो, जहाँ भी आपको ना समझ में आए, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो, ना समझ में आ रहा हो, आप मैसेज दे करके पूछते रहा करो, तभी तो आपका आगे तैयार होते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।